ओके गाइस, वेलकम बैक एंड लेट्स कंटिन्यू। अपन ने पिछले वीडियो में रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स तक कर लिया था। अब अपन को आगे जो है इसको कंटिन्यू करना है। तो अब अपना जो पहला टॉपिक इस वीडियो में जो स्टार्ट हो रहा है वो है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स के बारे में फॉर अनट्रेसेबल एंटिटीज़। तो जब यहाँ पे वर्ड यूज हुआ अनट्रेसेबल एंटिटीज़, तो इसका मतलब ये है ऐसी एंटिटीज़ जिनको अब ट्रेस नहीं किया जा रहा या जिनके परफॉर्मेंस के बारे में जो है वो पता कुछ नहीं लग पा रहा है। तो उन एंटिटीज़ का क्या करना है या क्या होगा वो अपन इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो अराइज हुआ यहाँ पर वो यही है कि व्हाट इज़ एन अनट्रेसेबल एंटिटी। एन अनट्रेसेबल एंटिटी इज़ एन एंटिटी वेयर, जहाँ पर उसके प्रमोटर्स, ऑडिटर्स, डायरेक्टर्स जो हैं दे रिमेन अनरिस्पॉन्सिव, उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, और दे रिप्लाई इन नेगेटिव या फिर नेगेटिव रिस्पॉन्सेज वो देते हैं कंसेक्यूटिवली फॉर नॉट लेस देन 2 क्वार्टर्स इवन आफ्टर 6 और मोर रिमाइंडर्स। उनको 6 से ज़्यादा रिमाइंडर्स दिए जा चुके हैं और वो कंटिन्यूसली पिछले 2 क्वार्टर्स तक जो है या तो आइदर दे आर नॉट गिविंग एनी रिस्पॉन्स एट ऑल और दे आर गिविंग कंटिन्यूसली नेगेटिव रिस्पॉन्सेज, या फिर उनकी परफॉर्मेंस जो है वो नेगेटिव उसमें जाती जा रही है, जिसके जो उनके नेगेटिव रिस्पॉन्सेज वो देते जा रहे हैं। एंड एंटिटी इज नॉट फाउंड टू बी ऑपरेटिव एट द रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस विद द ऑथराइज डीलर बैंक। जो ऑथराइज डीलर बैंक के पास इनका ऑफिस एड्रेस है वहाँ पे उस एंटिटी को जो है वो ऑपरेटिव नहीं माना जा रहा है, वहाँ पर वो एंटिटी जो है वो ऑपरेटिव नहीं पाई जा रही है, मतलब जो एड्रेस दिया हुआ है वो भी अलग है। एंड द एंटिटी हैज़ नॉट सबमिटेड द स्टैट्यूटरी ऑडिटर सर्टिफिकेट फॉर द लास्ट 2 years, और पिछले 2 सालों से उन्होंने स्टैट्यूटरी ऑडिटर का सर्टिफिकेट भी सबमिट नहीं किया है। तो ऐसी एंटिटीज़ को क्या कहा जाएगा? अनरिस्पॉन्सिव एंटिटीज़। उनके अगेंस्ट आप क्या एक्शन ले सकते हो? द एक्शंस दैट कैन बी टेकन अगेंस्ट अनट्रेसेबल एंटिटीज़ और अनरिस्पॉन्सिव एंटिटीज़ आर एज फॉलोज: नो फ्रेश ECB एप्लीकेशन फ्रॉम द एंटिटी टू बी एग्जामिन्ड और प्रोसेस बाय द AD बैंक। अब कोई और अगर उनकी तरफ से ECB की एप्लीकेशन आई तो उसको नहीं प्रोसेस किया जाएगा। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, जिसके बारे में मैंने आपको फेमा में बताया था, तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट को जो है इन्फॉर्म कर दिया जाएगा एंटिटी के बारे में। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट फिर इनके अगेंस्ट जो है वो अपने प्रोसीडिंग स्टार्ट कर देगा कि ये जो एंटिटी है ये अनरिस्पॉन्सिव एंटिटी है। और फिर नो इनवर्ड रेमिटेंस और डेट सर्विसिंग इज टू बी परमिटेड अंडर द ऑटोमेटिक रूट फॉर द एंटिटी। अब इस एंटिटी के पास कोई पैसा अंदर नहीं आएगा और कोई पैसा यहाँ से बाहर भी नहीं जाएगा अंडर द ऑटोमेटिक रूट। तो कहा गया है ना, नो इनवर्ड रेमिटेंस मतलब कोई पैसा अब अंदर नहीं आएगा बाहर से इस कंपनी के लिए ऑटोमेटिक रूट के अंदर, और कोई भी पैसा डेट सर्विसिंग में भी नहीं जाएगा। डेट सर्विसिंग का मतलब कि जब कोई आपका लोन ड्यू होता है उस पे इंटरेस्ट और प्रिंसिपल जो आप पे करते हो उसको डेट सर्विसिंग कहा जाता है। तो आप कोई डेट सर्विसिंग भी नहीं कर सकते क्योंकि आप अनरिस्पॉन्सिव एंटिटी हो, तो ऑटोमेटिक रूट के अंदर स्पेसिफिकली आप नहीं कर सकते। अगर आपको करना है तो आपको अप्रूवल रूट के अंदर जाना पड़ेगा, यानी RBI को भी इन्फॉर्म करना पड़ेगा और AD बैंक को भी बताना पड़ेगा। रिवाइज्ड फॉर्म ECB एंड ECB2। ECB2 जो होता है वो रिटर्न होता है, इज टू बी फाइल्ड विद द स्टेटस ऑफ द एंटिटी एज अनट्रेसेबल एंड आउटस्टैंडिंग लोन टू बी रिटन ऑफ फ्रॉम द एक्सटर्नल डेट रजिस्टर ऑफ द कंट्री। तो जो अपना एक्सटर्नल डेट रजिस्टर है कंट्री का, उसमें से जो आउटस्टैंडिंग डेट है उसको राइट ऑफ कर दिया जाएगा, और फिर जो फॉर्म फाइल होगा ECB और ECB2, वो उसमें ऊपर लिखा रहेगा कि ये जो एंटिटी है ये अनरिस्पॉन्सिव या अनट्रेसेबल एंटिटी है, और फिर उसके अगेंस्ट जो है पेनल प्रोविजंस की शुरुआत कर दी जाएगी। ठीक है, क्लियर हुआ? ये अनट्रेसेबल एंटिटीज़ के लिए इतना ही इसके अंदर प्रोविजन बनाया गया है। नेक्स्ट जो अपना आता है दैट इज़ कन्वर्जन ऑफ एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स इनटू इक्विटी। यानी अब आप इसको इक्विटी में कन्वर्ट कर रहे हो। आपको पता ही है कि जब इक्विटी कन्वर्जन होता है तो उसके अंदर क्या होता है? इक्विटी कन्वर्जन का मतलब होता है कि आप उसको अपनी कंपनी के ओनरशिप में जो है वो शामिल कर रहे हो। ठीक है, अगर हम इसको बैलेंस शीट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये कैसा होगा? तो अगर हम इसको बैलेंस शीट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये है हमारी बैलेंस शीट बिफोर द कन्वर्जन, और ये वाली जो हमारी बैलेंस शीट है दैट इज़ आफ्टर कन्वर्जन। अब ECB कन्वर्ट होने से पहले अपनी बैलेंस शीट कैसी दिखेगी? हमारा शेयर कैपिटल जो था वो 20 लाख का था और जो हमारे लोन्स आउटस्टैंडिंग थे वो 5 लाख के थे। यही हमारा ECB है जो हमारी बैलेंस शीट के अंदर दिख रहा है। हम बोल रहे हैं कि हम इसको जो है ECB को
अपने कैपिटल में कन्वर्ट कर रहे हैं, यानी इक्विटी के अंदर इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं। तो जब ये कन्वर्ट हो जाएगा आफ्टर द मिनिमम एवरेज मैच्योरिटी पीरियड, उसके बाद ये जो 5 लाख रुपए हैं ये इसमें ऐड हो जाएंगे, यानी आफ्टर कन्वर्जन अपना शेयर कैपिटल हो जाएगा 25 लाख और अपना लोन हो जाएगा ज़ीरो। तो जब अपना शेयर कैपिटल हुआ 25 लाख, ये कैसे हुआ? क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, 5 लाख रुपए जो अपने लोन के थे, हम कह रहे हैं कि हम उसके बदले आपको पैसे नहीं देंगे, हम उसके बदले आपको अपने शेयर्स दे देते हैं। तो जब हम आपको अपने शेयर्स दे देते हैं तो हमारे लिए ये हमारे कैपिटल में एक कंट्रीब्यूशन हो जाएगा और आपको एक इन्वेस्टमेंट मिल जाएगी। तो अपनी बैलेंस शीट में अपना शेयर कैपिटल जो है वो 20 लाख से बढ़ के 25 लाख हो गया, और एक तरीके से अपने लिए ये हो गई, अपने कंपनी के अंदर एक एफडीआई हो गई, क्योंकि एक फॉरेन इन्वेस्टर ने अपनी कंपनी के अंदर अपना पैसा लगाया है, दैट इज़ 5 लाख रुपीज़। तो एक तरीके से ये एफडीआई के अंदर कन्वर्ट हो गया। जब मैंने आपको एफडीआई और ओडीआई पढ़ाया था, उसमें स्पेसिफिकली कहा था कि एफडीआई का मतलब होता है अगर कोई बाहर से आके इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करे, और ओडीआई का मतलब एग्जैक्टली ऑपोजिट होता है कि अगर कोई इंडियन कंपनी इंडिया के बाहर अपनी जो है सब्सिडरी को खोलना चाहे। ठीक है, तो अब पढ़ें इसके नोट्स में क्या लिखा हुआ है इस बारे में। Conversion of external commercial borrowing into equity. This is an important topic. Conversion of external commercial borrowing into equity is permitted. It is permitted as per the following conditions. कुछ conditions हैं, वो क्या है? The activity of the borrower is covered under the FDI policy of the government. But obviously अगर आपकी एक्टिविटी कोई ऐसी होगी जो FDI पॉलिसी के अंदर मतलब इसमें जो है FDI पॉलिसी के अंदर वो कवर्ड नहीं है, मतलब कोई रिस्ट्रिक्टेड एक्टिविटी आपकी नहीं है, तो ही आप इसको एफडीआई के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। सब्जेक्ट टू दी एंट्री रूट्स, उसमें भी 2 एंट्री रूट्स होते हैं, दैट इज ऑटोमेटिक एंड अप्रूवल। द लेंडर्स कंसेंट इज नेसेसरी। लेंडर का कंसेंट जो है वो बहुत नेसेसरी है, यानी उससे पूछना पड़ेगा कि क्या वो अग्री करता है कि उसका जो लोन है उसको हम कैपिटल के अंदर कन्वर्ट कर दें। एंड नो एडिशनल कॉस्ट, आप उससे कोई एडिशनल कॉस्ट भी नहीं ले सकते। टू बी चार्ज एंड शुड बी विद इन द सेक्टोरल कैप्स एज पर द एफडीआई पॉलिसी। आप उससे कोई एडिशनल कैप्स नहीं, आप उससे कोई एडिशनल चार्जेस नहीं ले सकते, और जो भी आप करोगे वो सेक्टोरल कैप्स की लिमिट्स के अंदर होना चाहिए। सेक्टोरल कैप की लिमिट्स का मतलब होता है एफडीआई के अंदर ना बहुत सारे सेक्टर्स हैं, मतलब उसमें अलग अलग इंडस्ट्री को अलग अलग सेक्टर्स में डिवाइड कर दिया है। कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जिनमें सिर्फ 51% का एफडीआई अलाउड है, कुछ ऐसे हैं जिसमें 49% एफडीआई अलाउड है, कुछ ऐसे हैं जिसमें 100% एफडीआई अलाउड है। तो आपका जो एग्जिस्टिंग एफडीआई ऑलरेडी है, यानी जो पहले से किया हुआ है और अभी आप जिसको कन्वर्ट कर रहे हो, तो वो इन लिमिट्स के अंदर होना चाहिए, इन लिमिट्स के बाहर नहीं जाना चाहिए। अगर वो इन लिमिट्स के बाहर गया तो फिर वो जो एफडीआई है वो अलाउड नहीं होगा। प्राइसिंग गाइडलाइंस ऑफ शेयर्स इज टू बी कंप्लाइड विद। सेबी ने जो प्राइसिंग गाइडलाइंस इशू करी है शेयर्स की, जैसे अगर आप 5 लाख का इन्वेस्टमेंट ले रहे हो तो आप पर शेयर की प्राइस कितनी रखोगे वो आपको प्राइसिंग गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली ही तय करना पड़ेगा। रिपोर्टिंग टू द आरबीआई शैल बी एज अंडर। अब आप आरबीआई को कैसे इन्फॉर्म करोगे कि आपने ये चीज़ कैरी आउट की है? पहला कॉलम है कन्वर्जन एक्सटेंट का, मतलब किस हद तक आपने उसको कन्वर्ट किया। तो पहले हम कह रहे हैं पार्शियल कन्वर्जन, मतलब आधा कन्वर्ट हुआ आधा नहीं हुआ। तो जो कन्वर्टेड पोर्शन है उसके लिए आप फाइल करोगे एफसीजीपीआर, और मंथली रिटर्न जो ईसीबी 2 है वो आपके नॉन कन्वर्टेड पोर्शन के लिए अप्लाई होगी। ठीक है, इसमें आप रिमार्क्स क्या लिखोगे इस ईसीबी 2 के अंदर? एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग इज पार्शियली कन्वर्टेड टू द इक्विटी। और जब तक आपका पार्शियल पोर्शन जो लोन का आउटस्टैंडिंग रहेगा तब तक आप ये मंथली रिटर्न ईसीबी फाइल करोगे। फिर आता है फुल कन्वर्जन का, तो जब फुल कन्वर्जन हो जाएगा तो आप इसमें करोगे एफसीजीपीआर, जो पूरा कन्वर्जन हो गया तो एफसीजीपीआर करोगे। ईसीबी 2 फाइल होगा, लेकिन ये सिर्फ एक ही बार फाइल होगा जब आपका कन्वर्जन होगा उस टाइम। ठीक है, और फिर उसमें आप क्या लिखोगे? ईसीबी इज फुली कन्वर्टेड इनटू इक्विटी। अगर फेस्ड कन्वर्जन हो रहा है, मतलब एक फेज अभी हुआ और दूसरा फेज बाद में कन्वर्ट होगा, तो आप एफसीजीपीआर फेजेस में फाइल करोगे। फर्स्ट फेज कन्वर्ट होगा तब एक एफसीजीपीआर फाइल होगा, और जब सेकंड फेज कन्वर्ट होगा तब एक एफसीजीपीआर फाइल होगा। वैसे ही मंथली रिटर्न ईसीबी 2 जो है वो भी फेजेस में जाएगा। जब फर्स्ट फेज अपना कन्वर्ट हुआ तब ईसीबी 2 फाइल होगा, और अगर नेक्स्ट मंथ में मान लीजिए दूसरा फेज कन्वर्ट नहीं होता तो भी ईसीबी 2 फाइल होगा, लेकिन एफसीजीपीआर फाइल नहीं होगा। फिर तीसरे मंथ में मान लीजिए जो फेज़ 2 है वो कन्वर्ट हो जाता है, तब एफसीजीपीआर फेज़ 2 का फाइल होगा, और ईसीबी 2 तो अपना मंथली रिटर्न है वो भी फाइल होगा।
इफ़ द बोरोअर हैज़ अवेल्ड अदर क्रेडिट फैसिलिटीज़, अगर उसने कुछ और क्रेडिट फैसिलिटीज़ भी ली हुई हैं फ्रॉम अदर बैंक्स और फैसिलिटीज़, किसी दूसरे बैंक से फैसिलिटीज़ से, द प्रूडेंशियल नॉर्म्स एज पर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट एंड अदर स्टैट्यूज आर टू बी कंप्लाइड विद। तो और भी जो लीगल आपके ऊपर एक्ट्स अप्लाई होते हैं, जो लीगल प्रोविजंस आपके ऊपर एप्लीकेबल हैं, आपको इंश्योर करना है कि आप उन प्रोविजंस को कंप्लाई करें। बिना उनको कंप्लाई करे आप आगे नहीं बढ़ सकते। कंसेंट ऑफ अदर लेंडर्स हैज़ टू बी इन्फॉर्म्ड एंड दे हैव बीन सफिशेंटली इन्फॉर्म्ड। इसका मतलब आपने जो बाकी के आपके लेंडर्स हैं, मान लीजिए मेरी बैलेंस शीट में एक मेरी लेंडिंग हो गई ईसीबी, जो मैंने एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग से ली, और मैंने बाकी बोरोइंग्स भी हैं जो इंडिया में ली हुई हैं। तो अगर मैं एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग को इक्विटी में कन्वर्ट करने जा रहा हूँ, तो मुझे मेरे बाकी लेंडर्स को भी इन्फॉर्म करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक बिज़नेस डिसीजन है जिससे मेरे बिज़नेस का स्ट्रक्चर बदल रहा है। तो उससे उनके बोरोइंग्स पर भी फ़र्क पड़ सकता है। तो मुझे उनको इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि हम ऐसा-ऐसा एक्टिविटी कैरी आउट कर रहे हैं, और उनको हमने प्रॉपर तरीके से इन्फॉर्म किया हुआ है और उनका कंसेंट भी हमने ले लिया। द एक्सचेंज रेट प्रिवेलिंग एज ऑन द डेट ऑफ अग्रीमेंट शैल बी कंसिडर्ड फॉर द कन्वर्जन। जिस दिन भी आप कन्वर्जन का अग्रीमेंट करोगे, उस दिन में जो एक्सचेंज रेट होगा उसी रेट पर जो है आपका ईसीबी जो है वो किया जाएगा, अगर आपका ईसीबी ऑलरेडी कन्वर्ट नहीं हुआ है तो। फिर हम आते हैं सिक्योरिटी फॉर रेजिंग द ईसीबी। अब अगर आप कोई लोन रेज कर रहे हो, तो उस लोन को रेज करने के लिए आपको सिक्योरिटी देना ज़रूरी है। बट ऑब्वियसली कोई भी लोन बिना सिक्योरिटी के कभी भी इशू नहीं किया जा सकता। तो क्या क्या सिक्योरिटी लगेंगी इसके लिए? AD banks, that is authorized dealer banks, are allowed to permit financial security for overseas lenders in the form of charges। यानी एक तरीके का चार्ज ये क्रिएट कर देते हैं, charges on the assets, financial securities and guarantees by complying that the extent ECB guidelines are complied with। जैसा ECB guidelines में लिखा है उसी के अकॉर्डिंगली ही चार्जेस क्रिएट होने चाहिए। The loan agreement consists of a security clause requiring the borrower to create charges और सिक्योरिटीज़ इन फेवर ऑफ द लेंडर। लोन अग्रीमेंट ऐसा हो जिसमें सिक्योरिटी क्लॉज के बारे में लिखा गया हो, और उसमें ये रिक्वायरमेंट हो कि जो बोरोअर है उसको चार्जेस क्रिएट करने पड़ेंगे ऑन द सिक्योरिटी इन द फेवर ऑफ द लेंडर। ठीक है। एनओसी फ्रॉम अदर इंडियन लेंडर्स हैव बीन ऑब्टेन्ड। तो अब ये जो हम बोल रहे हैं चार्जेस के बारे में, तो इन चार्जेस का क्या फंडा है, वो इस तरीके से होता है। मान लीजिए मैं जनरल बता देता हूँ, फिर आप उसको यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हो ईसीबी के केस में भी। मान लीजिए मिस्टर ए हैं, जिनकी कंपनी XYZ लिमिटेड है। इन्होंने आईसीआईसीआई लिमिटेड से एक लोन लिया है, ठीक है, और ये सिक्योर्ड लोन था, सिक्योर्ड नेचर का था। दूसरा इन्होंने एक एनबीएफसी से लोन लिया है, ये भी सिक्योर्ड है। तीसरा इन्होंने मिस्टर एक्स से लोन लिया है, ये प्रॉपर सिक्योर्ड नहीं है बट इसमें चार्ज क्लॉज डला हुआ है। ठीक है। अब इसने ये तीन तीन जगहों से जो है लोन लिए हुए हैं। मिस्टर एक्स की जो कंपनी है XYZ लिमिटेड, उसमें एसेट्स होंगे। ये जो एसेट्स हैं ये एज ए सिक्योरिटी इन तीनों के पास गए होंगे। अब जो ICICI बैंक लिमिटेड है वो बोलेगा कि हम आपको लोन तो दे रहे हैं, बट व्हाट वी वांट इज एज ए सिक्योरिटी आप हमें अपने एसेट्स के ऊपर फर्स्ट चार्ज दे दो। फर्स्ट चार्ज का मतलब क्या होता है कि अगर मान लीजिए कल को आपकी कंपनी लिक्विडेट होती है और आपके एसेट्स बेचने की नौबत आ जाती है, तो हमारा फर्स्ट चार्ज रहेगा एसेट्स पे। मतलब जो भी आप रियलाइज़ करोगे सबसे पहले आप हमारा लोन जो है उसको डिस्चार्ज करोगे। एनबीएफसी जो है उसने बोला कि ठीक है हम आपको लेंड कर रहे हैं, लेकिन हमको आप इसके ऊपर सेकेंड चार्ज दे दो। मतलब आईसीआईसीआई जब इसको यूटिलाइज़ कर लेगा, उसके बाद जो बचेगा वो हमारे पास आना चाहिए। मिस्टर एक्स जो बच गया वो बोलेगा कि मुझे भी इसके ऊपर चार्ज चाहिए, तो आप हमें थर्ड चार्ज दे दो।
इस तरीके से एसेट्स के ऊपर चार्जेस क्रिएट होते जाएंगे। लेकिन जो सब्सिक्वेंट चार्जेस होंगे, दैट इज सेकेंड और थर्ड चार्ज, तो सेकेंड चार्ज जब क्रिएट होगा तो आपको इसका कंसेंट लेना बहुत ज़रूरी है। सिमिलरली जब थर्ड चार्ज क्रिएट होगा तो आपको इसका और इसका, इन दोनों का कंसेंट लेना बहुत ज़रूरी है। उसी हिसाब से यहाँ पे बोला है कि जब आप एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग लेते हो तो आप लेंडर के नाम पर जब चार्ज क्रिएट करते हो, तो अगर और कोई आपके आसपास के लेंडर्स हैं तो आपको उनसे कंसेंट लेना ज़रूरी है। उनको बताना ज़रूरी है कि हम फॉरेन लेंडर्स के नाम पर एसेट्स के ऊपर जो है वो चार्जेस क्रिएट करने जा रहे हैं। तो आप पढ़ें चार्जेस के बारे में क्या लिखा हुआ है। तो इस टाइप के चार्जेस आप क्रिएट कर सकते हो, मतलब किस किस एसेट्स के ऊपर आप चार्जेस क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पे लिखा है फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी एंड कंडीशंस। चार्ज ऑन इमूवेबल एसेट्स, मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टीज के ऊपर आप कैसे चार्ज क्रिएट कर सकते हो। प्रोविजंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इन इंडिया रेगुलेशंस 2017 आर टू बी complied with. The permission should be restricted only on creation of charge and not as acquisition। मतलब हम आपको एक्विजिशन नहीं दे रहे हैं प्रॉपर्टी का, सिर्फ चार्ज दे रहे हैं। और चार्ज का मतलब क्या होता है, आप उस चार्ज को तभी एग्जीक्यूट करोगे, मतलब तभी आप उस चार्ज को लोगे जब आपकी जो लोन है उसके पेमेंट में कोई डिफ़ॉल्ट आ जाए। मान लीजिए आपने मुझे लोन दिया हुआ है 5 लाख का और आपने बोला कि एसेट्स की इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर हमें चार्ज क्रिएट करना है। मैंने कहा ठीक है, आपको हम चार्ज दे रहे हैं, अगर हम कल को आपको 5 लाख रुपए नहीं दे पाए, आप तब इस चार्ज को एग्जीक्यूट करना और अपनी प्रॉपर्टी से वो पैसे निकलवा लेना। ठीक है, तो ये होता है एग्जीक्यूशन। तो यहाँ पर हमने आपको सिर्फ एक वादा दिया है, हमने आपको प्रॉपर्टी का ओनरशिप नहीं दे दी, सिर्फ वादा दिया है, यानी सिर्फ एक चार्ज दिया है। वो भी तब एग्जीक्यूट होगा जब हमारी तरफ से पेमेंट में कोई डिफ़ॉल्ट हो जाए। तो यही यहाँ पे लिखा है, द परमिशन शुड बी रिस्ट्रिक्टेड ओनली ऑन द क्रिएशन ऑफ चार्ज एंड नॉट एज एक्विजिशन। इस चार्ज को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। एग्जीक्यूशन मतलब अगर इस चार्ज का मुझे इस्तेमाल करना है और अगर मैं फॉरेन लेंडर हूँ और आपने जो है मेरा लोन रीपे नहीं किया और मुझे अब इस चार्ज को एग्जीक्यूट करना है या यूज़ करना है, तो मुझे अपने बेनिफिट के लिए क्या करना पड़ेगा। इस चार्ज को यूज़ करने के लिए वो ये होगा कि जो प्रॉपर्टी है जिसके ऊपर मैंने चार्ज क्रिएट करवाया है, उस प्रॉपर्टी को किसी इंडियन को, अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, किसी पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया को वो बेचा जाएगा और उसके बाद उससे जो पैसे मिलेंगे उन पैसों से जो है मेरा लोन चुकाया जाएगा। तो इस तरीके से आपको इस चार्ज को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। यहाँ पे लिखा भी है, फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ चार्ज द प्रॉपर्टी इज टू बी सोल्ड टू अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया एंड देन द प्रोसीड्स आर टू बी रेमिटेड टू द लेंडर। तो ये तो था चार्ज जो अपन इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर क्रिएट करेंगे उसके कंडीशंस। अगर आप चार्ज क्रिएट करते हो मूवेबल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर तो क्या कंडीशंस है। मूवेबल एसेट्स कैन बी मूव्ड आउट ऑफ द कंट्री। आप मूवेबल एसेट्स को बाहर ले जा सकते हो टू द लेंडर, लेंडर के पास, डिपेंडिंग अपॉन द एनओसी फ्रॉम अदर लेंडर्स एंड एज पर द आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑफ ईसीबी। लेकिन अगर आपको उस एसेट को जो है इंडिया के बाहर लेके जाना है तो उसके लिए पहले आपको जो बाकी के लेंडर्स हैं, हो सकता है किसी के सेकंड या थर्ड चार्ज उसके ऊपर क्रिएटेड हो, तो उनसे पहले आपको नॉन ऑब्जेक्शन नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी एनओसी जो है वो आपको पहले लेनी पड़ेगी। चार्ज ऑन फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़, अगर आपने फाइनेंशियल एसेट्स या फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ के ऊपर चार्ज क्रिएट किया गया है तो क्या होगा। प्लेज ऑफ द प्रमोटर्स एंड एसोसिएट कंपनी शेयर्स एज वेल एज अदर सिक्योरिटीज़ इज़ अलाउड। तो जो प्रमोटर्स और एसोसिएट कंपनीज़ के शेयर्स होंगे हमारे पास, मान लीजिए हम एक कंपनी है जिन्होंने एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग लिया। अब मेरी कंपनी के जो शेयर होंगे यानी जो मेरा शेयर कैपिटल है, उसमें जो शेयर्स होंगे वो अलग-अलग लोगों के होंगे। कुछ शेयर्स उसमें से ऐसे होंगे जो फाउंडर्स के शेयर्स होंगे जिन्होंने ये कंपनी बनाई है, जिसको प्रमोटर्स होल्डिंग कहा जाता है। कुछ एसोसिएट कंपनीज़ होंगी जिन्होंने हमारी कंपनी में इन्वेस्ट किया होगा तो उनके शेयर्स होंगे। तो ये जितने भी टोटल शेयर्स होते हैं ना, इसका जो प्लेज है, यानी इस लोन के अगेंस्ट हम इन शेयर्स को प्लेज कर सकते हैं, तो वो चीज़ अलाउड है। Interest on all financial assets of the borrower can be used as a security। तो जो भी हमारी फाइनेंशियल एसेट्स होंगी हमारी बैलेंस शीट में, मान लीजिए हमने कुछ डिपॉजिट्स करे हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट्स करे हैं, तो ये सब हमारी जो है वो फाइनेंशियल एसेट्स हैं। और इनके ऊपर मिलने वाला इंटरेस्ट या इनके ऊपर मिलने वाली इनकम, इसको भी जो है हम एज अ सिक्योरिटी यूज़ कर सकते हैं। ऑन एग्जीक्यूशन, अगर ये चार्ज एग्जीक्यूट हुआ, मतलब अगर ये चार्ज यूज़ किया गया,
द ट्रांसफ़र ऑफ सिक्योरिटी शैल बी एज़ पर द एफडीआई और एफआईआई पॉलिसीज़। तो जो भी हमने शेयर्स प्लेज किए थे अब वो शेयर्स इनके पास चले जाएंगे, यानी इनको ट्रांसफ़र करने पड़ेंगे। तो अगर आपको ट्रांसफ़र करने हैं तो आपको एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या एफआईआई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर पॉलिसीज़ का जो है वो आपको उन गाइडलाइंस को फॉलो करना ज़रूरी है। कौन सी गाइडलाइंस है वो अपन जब चैप्टर नंबर 5 करेंगे उसमें पता चलेगा। इशू ऑफ पर्सनल और कॉर्पोरेट गारंटीज, ये तो आपको पता ही है कि अगर कोई लोन लेता है तो उसमें गारंटी देना ज़रूरी होता है। तो अगर पर्सनल और कॉर्पोरेट गारंटी देनी है तो उसके लिए क्या होगा, और कॉपी ऑफ बोर्ड रेजोल्यूशन स्टेटिंग ऑल द डिटेल्स इज़ नेसेसरी। तो जब भी कोई कंपनी एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग लेगी, अगर उसके लिए कंपनी कॉर्पोरेट गारंटी देना चाहती है या फिर जो उसके डायरेक्टर्स हैं या कोई और पर्सनल गारंटी देना चाहते हैं, तो उसके लिए पहले आपको बोर्ड रेजोल्यूशन लेना बहुत ज़रूरी है। रिक्वेस्ट फॉर इशू ऑफ पर्सनल गारंटी शैल बी ऑब्टेन्ड, एक रिक्वेस्ट भी आपको लेनी पड़ेगी पर्सनल गारंटी इशू करने की। मतलब द कंपनी शुड रिक्वेस्ट द पीपल कि आप लोग पर्सनल गारंटीज इशू करें सो दैट द कंपनी कैन बोरो द एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। Compliance with the Foreign Exchange Management Guarantee Regulations 2000 is necessary. फिर the lender should be a recognized lender as per the ECB policy. तो जो अपन ने ECB में जो eligible lenders पढ़े हैं उन्हीं में से ही वो lenders होने चाहिए। ये condition है for the issue of personal और corporate guarantees। तो आई होप गारंटीज और चार्जेस का जो पॉइंट्स है वो आपको क्लियर रहा होगा। अब अपने लास्ट के बस 2-3 पॉइंट्स बचे हैं जो वैसे तो इतने रेलेवेंट नहीं है लेकिन फिर भी अपन को करने चाहिए, क्योंकि अपना मेजर चैप्टर जो था वो यहाँ तक ख़त्म हो चुका है। अब जो है ईसीबी फैसिलिटी फॉर स्टार्टअप्स एंड ऑयल मार्केटिंग कंपनीज। स्टार्टअप्स जो है वो फेयरली न्यू कॉन्सेप्ट है, तो उसके रिगार्डिंग उन्होंने ईसीबी के कुछ फ्रेमवर्क दिया हुआ है जो अपन को अब जो अपन इसमें कंपैरेटिव बेसिस पर पढ़ रहे हैं। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का भी अलग से दिया हुआ था, हालांकि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में जो है वो ज़्यादातर चीज़ें जो है वो नॉर्मल फ्रेमवर्क की जो अपन अब तक पढ़ते आए हैं वो ही एप्लीकेबल है। तो अपन देख लेते हैं कौन से ऐसे गाइडलाइंस हैं या क्या है। एलिजिबिलिटी की अगर आप बात करो स्टार्टअप्स के लिए, तो कौन सी स्टार्टअप होगी, ऐसी स्टार्टअप जो कि रिकॉग्नाइज की गई हो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज होंगी पब्लिक सेक्टर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, प्राइवेट सेक्टर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के बारे में नहीं लिखा। मिनिमम एवरेज मैच्योरिटी पीरियड इनके लिए कितना होगा, 3 साल, इनके लिए भी 3 साल। कौन होगा एलिजिबल लेंडर, ईसीबी एलिजिबल लेंडर्स एक्सेप्ट, कौन लेंड नहीं कर सकता, एक्सेप्ट फॉरेन ब्रांचेस ऑफ इंडियन बैंक्स एंड दोज कवर्ड अंडर द ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। मतलब अगर आपकी कोई सब्सिडरी होगी बाहर तो वो सब्सिडरीज आपको लेंड नहीं कर सकती मनी, और अगर आपकी कोई फॉरेन ब्रांच होगी इंडियन बैंक्स की तो वो भी आपको लेंड नहीं कर सकती। यहाँ पे कौन होंगे एलिजिबल लेंडर्स एज पर द ईसीबी फ्रेमवर्क। तो अपन ने जो ईसीबी फ्रेमवर्क में एलिजिबल लेंडर्स पढ़े हैं वो यहाँ आ जाएंगे। फॉर्म्स किस तरीके से आप रेस कर सकते हो, किन फॉर्म्स में रेस कर सकते हो, तो नॉर्मल लोन की तरह, या फिर आप कन्वर्टेबल, पार्शली कन्वर्टेबल या नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर सकते हो और पैसा रेस कर सकते हो। तो दो ही तरीके इन्होंने दिए हैं स्टार्टअप्स के लिए, या तो डायरेक्टली लोन ले लो या फिर आप कन्वर्टेबल, पार्शली कन्वर्टेबल या नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स दे दो। और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए जो अपन ने सारे फॉर्म्स पढ़े थे वो सारे फॉर्म्स यहाँ एप्लीकेबल हो जाएंगे। लिखा है एज प्रिस्क्राइब्ड अंडर द ईसीबी फ्रेमवर्क। करेंसी किसी भी करेंसी में कर सकते हैं, फॉरेन करेंसी और आईएनआर, ये भी किसी भी करेंसी में कर सकते हैं, फॉरेन करेंसी और आईएनआर। अमाउंट ये इंपॉर्टेंट होगा कि मैक्सिमम आप कितना कर सकते हो। मैक्सिमम US$ 3 मिलियन पर फाइनेंशियल ईयर, एक फाइनेंशियल ईयर में आप मैक्सिमम $3 मिलियन कर सकती है एक स्टार्टअप, और ऑयल मार्केटिंग कंपनी कर सकती है $10 मिलियन ओवरऑल। मतलब टोटल लोन्स ही जो है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के वो $10 मिलियन से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। इसमें कोई फाइनेंशियल ईयर वगैरह नहीं लिखा हुआ है। टोटल जो भी बोरोइंग्स है चाहे वो कितने भी फाइनेंशियल ईयर से हो, लेकिन टोटल बोरोइंग्स जितने भी हैं वो $10 मिलियन से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और स्टार्टअप्स के लिए एक फाइनेंशियल ईयर में $3 मिलियन से ज़्यादा की बोरोइंग नहीं होनी चाहिए। ऑल इन कॉस्ट इसमें कितना होगा, अपन ने ऑल इन कॉस्ट सीलिंग के बारे में पढ़ा था जिसमें बेस रेट प्लस 450 बेसिस पॉइंट्स के बारे में अपन ने पढ़ा था जो ईसीबी फ्रेमवर्क में लिखा था। लेकिन स्टार्टअप के लिए क्या होगा, वो म्यूचुअली अग्री होगा। वो इसलिए क्योंकि स्टार्टअप इज़ अ फेयरली न्यू बिजनेस। इसमें नॉर्मली क्या होना चाहिए, जो ऑल इन कॉस्ट सीलिंग होती है वो कम होनी चाहिए, बिकॉज स्टार्टअप्स के लिए अफोर्ड करना थोड़ा मुश्किल होता है। और यहाँ पर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए इट इज़ एज पर द ईसीबी फ्रेमवर्क, वही अपना बेस रेट प्लस 450 बेसिस पॉइंट।
एंड यूजर्स क्या होंगे इनके, कोई भी एक्सपेंडिचर के लिए आप यूज़ कर सकते हो इन कनेक्शन विद द बिजनेस। यहाँ पर सिर्फ वर्किंग कैपिटल पर्पस के लिए आप यूज़ कर सकते हो। कन्वर्जन इनटू इक्विटी, क्या आप इसको इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हो? डिपेंड करता है। हाँ, आप कर सकते हो, डिपेंड करता है। अगर आपने नॉन कन्वर्टेबल शेयर्स के थ्रू इशू किया है तो नहीं कर पाओगे, लेकिन फ्रीली परमिटेड है। तो ये एज पर द ईसीबी फ्रेमवर्क अपन ने जो पढ़ा था कि कैसे कैसे कन्वर्जन हो सकता है। सिक्योरिटी देनी पड़ेगी एज पर द बोरोअर, can be issued in forms as specified above. Guarantees by the Indian banks, AIFIs and NBFCs is not permitted. तो जो अपन ने ऊपर सिक्योरिटीज़ के बारे में पढ़ा था कि चार्जेस क्रिएट कर सकते हो, तो वो यहाँ पे भी कर सकते हो स्टार्टअप्स के लिए। बस सिर्फ इसमें एक ही चीज़ है कि जो गारंटीज़ है वो नहीं इशू कर सकते। कौन नहीं इशू कर सकता? इंडियन बैंक्स, AIFIs या NBFCs नहीं कर सकते। यहाँ पर सिक्योरिटी के लिए एज पर द ईसीबी फ्रेमवर्क जो अपन ने ऊपर पढ़े हैं। हेजिंग प्रोविजन, इट इज़ अलाउड एज पर द ईसीबी फ्रेमवर्क, अलाउड बट नॉट कंपलसरी। तो ये याद रखिएगा कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए ईसीबी के हेजिंग की ज़रूरत, मतलब अलाउड है लेकिन कंपलसरी नहीं है। यहाँ पर अलाउड है एज पर द ईसीबी फ्रेमवर्क, और ईसीबी फ्रेमवर्क में ये लिखा है कि आरबीआई ने रिकमेंड किया है कि आप हेजिंग को करो। कन्वर्जन रेट क्या होगा? रेट एज ऑन द डेट ऑफ अग्रीमेंट, जिस दिन अग्रीमेंट हुआ वो ही रेट मानी जाएगी इस केस में स्टार्टअप्स के लिए। और यहाँ पर एज पर द ईसीबी फ्रेमवर्क, अदर प्रोविजंस तो जो भी ईसीबी फ्रेमवर्क अलाउ करेगा वो इनके ऊपर एप्लीकेबल होंगे। ठीक है, अब हम चले बोरोइंग बाय द एंटिटीज अंडर इन्वेस्टिगेशन। जब आप कह रहे हो एंटिटी इज़ अंडर इन्वेस्टिगेशन, इसका मतलब एंटिटी के ऊपर किसी ना किसी लीगल अथॉरिटी का या अ, किसी भी अथॉरिटी का, हो सकता है वो इनकम टैक्स की अथॉरिटी हो सकता है कोई और लीगल बॉडी हो, तो उनके ना इन्वेस्टिगेशंस आपकी एंटिटी के ऊपर चल रहे होंगे। अगर ऐसा होता है तो इन केस, और अगर आपको एक्सटर्नल बोरोइंग की ज़रूरत है तो आपको क्या करना पड़ेगा वो अपन को इसके अंदर पढ़ना है। Although under investigation, such entities can obtain ECB, कर सकते हो, but लेकिन the borrowing entity shall inform about the pendency of such investigation, adjudication, appeal to the AD category 1 bank और आरबीआई एज द केस में बी। आप चाहो तो रेस कर सकते हो ईसीबी, लेकिन इसके लिए प्री कंडीशन ये है कि आपको आपके ऊपर चल रही इन्वेस्टिगेशन, एडजुडिकेशन या अपील के बारे में एडी कैटेगरी 1 बैंक या फिर आरबीआई को बताना कंपलसरी है। अकॉर्डिंगली, इन केस ऑफ ऑल applications where the borrowing entity has indicated about the pending investigations, adjudications, or appeals, the AD Category 1 Bank and the Reserve Bank, while approving the proposal, shall intimate the agencies concerned by endorsing a signed copy of the approval letter. इसका मतलब जिन भी एजेंसीज के अंडर आपका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, मान लीजिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से आपके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रही है या कंपटीशन कमीशन की तरफ से आपके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो ऐसी केसेस में क्या होगा, जब आप ईसीबी लेने के लिए जाओगे आपको ये फैक्ट जो है वो आरबीआई और एडी कैटेगरी बैंक को बताना पड़ेगा। जब आपकी एप्लीकेशन अप्रूव होगी तब आरबीआई जो है इन अथॉरिटीज़ को, फॉर एग्जांपल सीसीआई या इनकम टैक्स, जिनका भी केस आपके ऊपर चल रहा है, उन अथॉरिटीज़ को वो एक साइंड लेटर के थ्रू इंटीमेट करेगा कि ये जो आपके क्लाइंट है या ये जो आपके पर्सन है अक्यूज्ड है जिनके ऊपर केसेस चल रहे हैं वो ईसीबी लेना चाहते हैं, तो आरबीआई को ये चीज़ इन अथॉरिटीज़ को बताना पड़ेगी। ठीक है, समझ आया? अब हम देखिए बोरोइंग बाय एंटिटीज फॉर रीफाइनेंसिंग ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट्स। तो स्ट्रेस्ड एसेट्स का मतलब क्या होता है, ये मैंने आपको तब बताया था जब अपन ने क्लास में आरबीआई करा था। स्ट्रेस्ड एसेट्स का मतलब होता है ऐसे एसेट्स जो अब एनपीए बन गए हैं। नॉर्मली आईरैक नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली, सॉरी, इनकम रिकग्निशन और एसेट क्लासिफिकेशन नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली कोई भी अकाउंट एनपीए तब बनता है व्हेन इट इज आउटस्टैंडिंग फॉर मोर देन 90 डेज। तो उन केसेस में जो अकाउंट है उसको एनपीए डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो ऐसे अकाउंट्स को अगर मुझे रीस्ट्रक्चर करना है,
रीस्ट्रक्चर या फिर रीफाइनेंस करना है, मतलब इसमें बेसिकली जान डालनी है। तो इस चीज़ के लिए क्या मैं एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स को ले सकता हूँ क्या? तो वो अपन को इस टॉपिक के अंदर करना है। कैन रेज द ECB ओनली इफ स्पेसिफिकली परमिटेड, सिर्फ तभी जब आपको स्पेसिफिक परमिशंस मिली हो अंडर द रेजोल्यूशन प्लान। एलिजिबल बोरोअर्स हु हैव कैपिटल एक्सपेंडिचर for manufacture and infrastructure sector loans outstanding that have been classified as NPA can raise the ECB to repay them। तो किसका अपन ने यहाँ पे नाम लिया है? कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए अगर आपने लोन लिया था उस पे सबसे पहली बात वो। दूसरी बात फॉर मैन्युफैक्चर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए बोला गया है स्पेसिफिकली। तीसरी बात ये जो लोन है वो NPA डिक्लेयर कर दिया गया है। तो आप चाहो तो ऐसे लोन्स को रीपे करने के लिए ECB रेज कर सकते हो। ऑल्सो द लेंडर बैंक जो आपको ECB दे रहे हैं आर अलाउड टू असाइन दीज लोन्स, सॉरी ऑल्सो द लेंडर बैंक जिनसे आपने लोन लिया था जो अब एक्सपायर हो गया, मतलब जो अब NBA हो गया है, ऐसे जो वो वाले बैंक्स हैं वो चाहे तो इन लोन्स को जो NPA हो गए हैं ECB लेंडर्स को असाइन कर सकते हैं आफ्टर कंप्लाइंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द ECB फ्रेमवर्क। फॉरेन ब्रांचेस ऑफ इंडियन बैंक्स आर नॉट एलिजिबल टू लेंड। इसमें सिर्फ एक ही ये पॉइंट है कि फॉरेन जो ब्रांचेस हैं इंडियन बैंक्स की वो रीफाइनेंसिंग ऑफ एसेट्स के लिए लेंड नहीं कर सकती। Eligible borrowers participating in the corporate insolvency resolution process under the Insolvency and Bankruptcy Code 2016 as resolution applicants can raise ECB from all recognized lenders except from foreign branches or subsidiaries of Indian banks for repayment of the rupee term loans to the target company। तो जो भी एलिजिबल बोरोअर्स हैं जो कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस में पार्ट ले रहे हैं, अगर कोई कंपनी ऐसी है जो जिसका इंसॉल्वेंसी किया जा रहा है या जो बैंकरप्ट डिक्लेयर हो रही है, तो उस प्रोसेस में जो एलिजिबल बोरोअर्स पार्ट ले रहे हैं वो चाहे तो ECB रेज कर सकते हैं फ्रॉम ऑल द रिकॉग्नाइज्ड लेंडर्स, लेकिन सिर्फ ब्रांच और सब्सिडरी ऑफ इंडियन बैंक्स के थ्रू वो रेज नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसमें सिर्फ ये जो लास्ट टॉपिक है रीफाइनेंसिंग के लिए सिर्फ एक ही चीज़ याद रखिएगा, वो है ये। सबसे पहली बात कि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए होना चाहिए। दूसरी बात ये मैन्युफैक्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की बात करी गई है। और तीसरी बात जो NPA क्लासीफाई हुए हैं उनको रीपे करने के लिए आप ECB रेज कर सकते हो। लेकिन बहुत सिंपल बात है, इसमें फॉरेन ब्रांचेस ऑफ इंडियन बैंक्स जो है वो एलिजिबल नहीं होंगे। बस इस टॉपिक के अंदर इतना ही आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्लियर हुआ? ये जो है चीज़ अपन को अपने चैप्टर के एंड तक अब ले आई है, ख़त्म हो चुका है ये चैप्टर। इसके बाद अपन जो चैप्टर करेंगे दैट विल बी चैप्टर नंबर 9 विच इज़ फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज़, जिसके वीडियोस मैं 1-2 दिन में अपलोड करूँगा। अब अपन जो है डिस्कस कर लेते हैं पीछे के क्वेश्चंस जो अपने मॉड्यूल के पीछे इस चैप्टर के क्वेश्चंस हैं वो। ओके, तो ये है क्वेश्चंस। न्यू बुक के अकॉर्डिंगली जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो चेंज हुआ है, और जो चेंज क्वेश्चन है वो ये, व्हाट आर द फ्रेमवर्क्स फॉर रेजिंग ECB। तो इसमें आपको वही INR और फॉरेन करेंसी का जो फ्रेमवर्क है जो नोट्स में लिखा हुआ है वैसे ही करना है। व्हाट आर द प्रिकॉशंस दैट हैव टू बी टेकन बिफोर रेजिंग द लोन फ्रॉम ओवरसीज। तो इसमें वही है कि सबसे पहले तो फ्रेमवर्क देख लो कि आप किस में आते हो। ठीक है, दूसरा रिकग्नाइज्ड लेंडर और बोरोअर देख लो, किससे लोगे, क्या करोगे। फिर जो है इन्वेस्टिगेशन अगर चल रही है तो बता दो। फिर जो AD बोलेगा वैसा करो, फॉर्म भरो एक्सेट्रा। तो वो सब इसमें आपको लिखना पड़ेगा। हुज रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू इंश्योर द कंप्लायंस विद द ECB गाइडलाइंस। तो इसमें आपका AD बैंक आ जाएगा एक तो, और एक RBI आ जाएगा। फिर डिस्कस द एलिजिबिलिटी फॉर रेजिंग द ECB। तो इसमें आपको एलिजिबल बोरोअर्स के बारे में बताना है और लेंडर के बारे में भी बताना पड़ेगा, क्योंकि रेस कर रहे हो इसलिए। तो रेजिंग में दोनों आ जाएंगे आपके, किससे रेस कर रहे हो और कौन रेस कर रहा है। एन्यूमरेट द रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स। तो इसमें वही सब आपको फॉर्म्स के बारे में लिखना है। ECB टू कन्वर्जन हो जाता है तो FCGPR, ये सब एक्सेट्रा, इन सब के बारे में यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। और जो मंथली रिटर्न है
ये ECB2 के बारे में ही ये सब आपको यहाँ लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इस टाइप के जनरल टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ECB में ज़्यादा कुछ वो पूछते नहीं है। तो ये अपन को अपना चैप्टर ECB वाला जो है चैप्टर नंबर 8 वो यहाँ आके ख़त्म होता है, ठीक है। अब अपन जो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो है चैप्टर नंबर 9 विच इज़ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। So till then, you take good care of yourselves, be healthy, and I hope to see you guys soon. Let's hope for the best. Okay.